Hello everyone. So today we're going to talk about chapter 10 of class 6th history book, New Empires and Kingdoms. तो अभी इस वाले चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि नए नए जो एम्पायर्स जो बन रहे हैं, जो नए नए राज्य जो बन रहे हैं और जो नई डायनेस्टी उभर के आ रही हैं, इस वाले हम चैप्टर में देखेंगे राजाओं के बारे में। और ये काफ़ी हद तक कुछ चैप्टर आप देखोगे जो हमने पिछला चैप्टर 9 चैप्टर है उससे भी ये काफ़ी कनेक्टेड होता है। तो देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं एक बच्चा है और स्कूल में एक एक्ट होता है जहाँ पर उसको राजा बनाया जाता है, ठीक है। और जो राजा का एक स्वभाव होता है, जिस तरीके से वो चलता है, अलग तरह के कपड़े होते हैं। तो वहाँ पे वो क्या करता है कि अपनी मूँछों पे ट्विल मतलब ताव मारता है। और जो उसके कपड़े रहते हैं सिल्वर पेपर, एक स्वॉर्ड होती है, मतलब एक तलवार होती है जो सिल्वर पेपर से स्कूल में बना देते हैं। एंड उसके साथ उसको एक टास्क और दिया गया कि इसके बाद तुम्हें क्या करना है। जैसे वो चल के जाता राजा की वेशभूषा में पूरा, और उसको वीणा बजाना है और पोइट्री गानी है। तो वो सोचता है यार म्यूजिशियन किंग, ये राजा कौन है। ही वंडर्ड ये है कौन, कि राजा भी है और साथ में वो वीणा भी बजा रहा है। थोड़ा अटपटा सा लग रहा है कि ही वंडर्ड कि ये वाला जो मैं रोल निभा रहा हूँ ये है कौन असलियत में। तो वही हम इस चैप्टर में जानेंगे। हु वॉज दैट किंग, द वन हु वॉज वेरी पावरफुल, अपने बहुत पावरफुल किंग है। उसी के साथ वो उसे पोइट्री में भी, वीणा बजाने में भी इंटरेस्ट है। तो वो कौन है किंग, जिसको हम जानेंगे अभी। प्रशतीस एंड व्हाट दे टेल अस। तो इसका क्या मतलब है। सबसे पहले प्रशतीस मतलब क्या होता है और इससे हमें क्या पता लगता है। प्रशतीस मतलब होता है कि प्रशंसा, किसी राजा की आप प्रशंसा करते हैं, उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं प्रशतीस। ठीक है। तो अरविंद जो ये बच्चा है, अरविंद है जो ये कैरेक्टर निभा रहा है, वो एक्चुअली में समुद्रगुप्ता का कैरेक्टर निभा रहा है, जो फेमस रूलर रहे हैं गुप्ता डायनेस्टी के, ठीक है। और वो हमें सारी चीज़ें कैसे पता लगती है, उन्होंने वीणा बजाया, वो बहुत इतने पावरफुल थे, इतने बड़े सम्राट थे कि जो इंस्क्रिप्शन है जो अशोकन पिलर्स पे लिखा गया, इंस्क्राइब्ड करा गया, मतलब गोद के लिखा गया है, जो हमें इलाहाबाद में मिलता है, उससे हमें ये पता लगता है, ठीक है। और ये किसने कंपोज करा था, उनके जो कोर्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएट थे जिनका नाम था हरिसन। इट वॉज कंपोज्ड एज काव्य बाय हरिसन, हरिसेना, हु वॉज द पोएट एंड मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्ता। तो जो उनका डॉक्यूमेंट है उससे हमें चीज़ें पता लग जाती हैं, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। दिस इंस्क्रिप्शन इज ऑफ स्पेशल काइंड नोन एज अ प्रशति। जो उन्होंने डॉक्यूमेंट दिया है वो एक स्पेशल काइंड का है जिसको हम प्रशति बोलते हैं, जो संस्कृत वर्ड है। और हिंदी में इसका अगर हम मतलब समझे तो इसको बोलते हैं इन प्रेज ऑफ, किसी की हम प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी तारीफों के पुलिंदे बांध रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप रिकॉल करेंगे थोड़ा सा, हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था गौतमी पुत्र श्री श्री सत्ताकर्णी। इसके बारे में हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था कि इनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बोली गई थी। तो हम ये देखते हैं गुप्ता के पीरियड में, और उसके बाद हम देखते हैं कि इस तरह के डॉक्यूमेंट हमें काफ़ी देखने को मिलेंगे राजाओं के बारे में, जहाँ पे वो अपनी प्रशंसा कराते हैं। तो हम देख लेते हैं भी, ठीक है। समुद्रगुप्त प्रशति, जो समुद्रगुप्ता की प्रशति है उससे हमें क्या पता लगता है। वो क्या बोलते हैं, पोएट क्या बोलता है, ये प्रेज करता है किंग को इन ग्लोइंग टर्म्स एज अ वॉरियर। कि वो क्या बोलता है कि जो राजा हैं उन्होंने बहुत सारी बैटल्स जीती हैं, बहुत सारे वॉर्स जीते, वो बहुत पढ़े लिखे हैं। हु वॉज लर्न एंड बेस्ट ऑफ पोइट्स, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और बहुत ही बेस्ट कवि हैं, बहुत ही इनसे अच्छा कोई नहीं है। और इनको कंपेयर कर देते हैं, उनके समक्ष कर देते हैं कि ये तो भगवान की बराबर है, ही इज़ इक्वल टू गॉड। तो प्रसिद्धि काफ़ी लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंस में रहता था। तो इसी का एक सेंटेंस हम देख लेते हैं यहाँ पे, अभी आपको दिखाई देगा। समुद्रगुप्ता दी वॉरियर, तो एक प्रसिद्धि का एक छोटी सी हमने कुछ लाइन्स ले ली हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, समुद्रगुप्ता दी वॉरियर इसकी हेडिंग है। ये क्या बताते हैं, हुज बॉडी वॉज मोस्ट चार्मिंग, कि इनकी बॉडी बहुत चार्मिंग है, बहुत ही सुंदर है। बींग कवर्ड विद द प्लेंटियस ब्यूटी ऑफ द मार्क्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्कार्स कॉज्ड बाय बैटल एक्सिस एरोस। तो ये क्या है कि इतने सुंदर हैं वो, और जब उन्होंने वो बैटल में गए, जब वो लड़ाई में गए, तो उनकी बॉडी पे मार्क हैं इतने सारे, जो एरोस के हैं, स्पाइक्स के हैं, स्पीयर हथौड़े हैं, तीर हैं, तलवार के हैं, आयरन क्लब से जेवलिन के हैं। बट इससे हमें क्या पता लगता है कि किस तरह के वहाँ जब वॉर होते थे तब बंदूक तो होती नहीं थी, तो इस तरह के जो हथियार थे वो यूज करे जाते थे।
तो इससे हमें ये भी पता लगता है कि उस तरह के किंग, जब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं किंग को, और किस तरह से वहाँ पे वॉर लड़ा जाता था, तो हमें ये पता लग सकता है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या देखते हैं, 105 पे एक मैप है, उसको पहले देख लेते हैं। उसके बाद हम ये 3 हमें पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं, तब हमें ज़्यादा समझ आएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं मैप है, तो यहाँ पे मैप में कुछ एरियाज़ है, कहीं पे ब्लू एरिया है, कहीं पे पिंक एरिया है, कहीं पे ये ग्रीन एरिया है। तो इसमें ये बताता है कि समुद्रगुप्त ने कौन कौन से राज्य अपने अधीन करे, इस टेरिटरी के लोगों के साथ क्या करा, क्या उसने रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे, वो हम अभी देखते हैं। तो पहले क्या दिखाता है कि जो ये इन्फॉर्मेशन है, ये भी हमें प्रशति से मिलती है, और 4 तरह के रूलर होते हैं। उसमें सबसे पहले जो पहली कैटेगरी है, उसमें आते हैं आर्यवर्ता। आर्यवर्ता का जो एरिया है वो ग्रीन कलर में शेडेड है। मैप में हम देखेंगे कि यहाँ पे 9 राजा थे जिनका किंगडम समुद्रगुप्ता ने ले लिया। ठीक है, वो समुद्रगुप्ता के अधीन काम करेंगे, मतलब डायरेक्ट कंट्रोल जो रहेगा वो समुद्रगुप्ता के पास ही रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो अब ये देखते हैं हम ये ग्रीन एरिया में, ग्रीन एरिया आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो इम्पोर्टेंट है कि यहाँ के जो राजा, जो किंगडम थे, वो समुद्रगुप्ता ने जीत लिए हैं। ठीक है, और समुद्रगुप्ता डायरेक्टली उनको रूल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं, सेकंड पॉइंट में क्या बोलता है, द रूलर्स ऑफ दक्षिणीपता। अभी हमने पिछले 9 चैप्टर में पढ़ा था दक्षिणीपता, हमारा जो मैप है, तो इस तरफ का जो एरिया आता है। देयर वर 12 रूलर्स, सम ऑफ हुज कैपिटल्स आर मार्क्ड विद रेड डॉट्स on the map. They surrendered to Samudrugupta after being defeated and he then allowed to rule again. तो यहाँ पे क्या है कि समुद्रगुप्ता उनको हरा देता है, और जब वो सरेंडर कर देते हैं तो समुद्रगुप्ता उनको अलाउ कर देता है कि आप राज करिए, जैसा आपका राजपाट आप करिए, लेकिन आपको मेरे अधीन काम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जब हम देखते हैं इनर सर्कल, इनर सर्कल में जो राज्य हैं जैसे आसाम, कोस्टल नेपाल, बंगाल, नेपाल, एंड द नंबर ऑफ गनसंग्स in the northwest marked in purple on the map, they brought tribute, followed his orders and attended the court. तो ये जो वाले राज्य हैं ये राजा के लिए राजा का ऑर्डर मानते हैं, उनके लिए ट्रिब्यूट लेकर आते हैं। तो ये वाले राज्य कौन से हैं, ये इस तरफ का जो राज्य है हमारा नॉर्थ ईस्ट का। ठीक है, यहाँ पे नेपाल आ गया, यहाँ पे हमारा आसाम आ गया, ये वाला एरिया। ठीक है, उससे पहले जो हमने पढ़े थे और जो 12 राज्य थे वो इस तरफ के थे। ठीक है, The rulers of the outlying areas marked in blue on the map, perhaps the descended of the, जो डिसेंडेड हैं किनके, जो कुषाण परिवार के जो लोग हैं, शाकास के हैं, और जो श्रीलंका के रूलर हैं, वो भी सबमिटेड हो जाते हैं समुद्रगुप्ता के अधीन, और उनके अधीन काम करेंगे, और शादी भी हो जाती है उनके राज्य में। तो ये वाले राज्य कौन से आते हैं, ये आते हैं ये वाले। ठीक है, यहाँ पे चेरा से, पांड्या से, चालुक्या से, और श्रीलंका ये हो गया। ठीक है जी, इज दैट क्लियर। दक्षिणीपता 12 रूलर्स मार्क्ड विद रेड डॉट्स। दक्षिणीपता वाले कौन से हैं, ये हैं। ठीक है, अभी क्या बताता है, हम एक जेनेलॉजी देख लेते हैं क्या क्या बताते हैं प्रशति इसमें। तो पहले, सबसे पहले तो विक्रम संवत क्या है ये, कि जो हमारा जो कैंडल है BCE होता है बिफोर कॉमन ईरा। तो ये बोलता है कि एसोसिएटेड है गुप्ता किंग से, जो चंद्रगुप्ता सेकंड है। जब वो जीत जाते हैं शाकास पे, तो एक टाइटल अज्यूम कर लेते हैं विक्रमादित्य का। काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर थे, बहुत ही पावरफुल थे। अब एक्चुअली ये तो जो कैलेंडर है जो चलता आ रहा है, ये तो बहुत पहले से चलता आ रहा है। तो क्या करते हैं, उसका नाम चेंज कर देते हैं। शाकास का है जो सिस्टम है, उसको नाम चेंज करके कैलेंडर के, आप देखते हैं शाकास नाम लिखा आता है, इसको चेंज करते विक्रम संवाद कर देते हैं। ठीक है, कि पीछे जाके, कि जो पीछे का भी जो चल रहा है वो इस नाम से चलेगा। तो यहाँ पे इनके प्रशंसा हो रही है, यहाँ पे कुछ ये बताते हैं कि इनके नाम चेंज होते हैं, अलग अलग उपाधि ले लेते हैं। अभी हम देखते हैं, दिस वन मेंशंस समुद्रगुप्ता ग्रेट ग्रैंडफादर, जो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडफादर, फादर एंड मदर, हिज मदर कुमारा देवी, जो लिच्छवी गण से बिलोंग करती हैं, और जो उनके फादर हैं चंद्रगुप्ता, जो गुप्ता डायनेस्टी के पहले रूलर थे, वो नाम अज्यूम करते ग्रैंड टाइटल ऑफ महाराजा अधिराजा। ठीक है, इससे टाइटल दैट समुद्रगुप्ता ऑल्सो यूज्ड। उसके बाद ये समुद्रगुप्ता ने ये वाला टाइटल भी यूज़ करा कि महाराजा को क्या बोला जाएगा, महाराजा अधिराजा। ठीक है, जो उनके ग्रेट ग्रैंड फादर थे, जो उनके दादाजी थे, परदादा थे, तो वहाँ पे वो सिंपली यूज़ करते थे महाराजास। ठीक है,
लेकिन इसका मतलब ये है, हमें क्या पता लगता है कि जो इम्पोर्टेंस है, जो फैमिली का इम्पोर्टेंस है वो बढ़ा है, जो उसकी ताकत बढ़ी है, वो पावरफुल हुई। ठीक है। समुद्रगुप्ता इन टर्न फिगर्स इन द जेनोलॉजीज ऑफ लेटर रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी सच एज हिज सन, जो उनके बेटे हैं चंद्रगुप्ता सेकंड, उनके बारे में हमें पता लगता है कौन से इंस्क्रिप्शन से। उन्होंने एक्सपेडिशन करा, अपनी सेना को लेकर गए वो वेस्टर्न इंडिया की तरफ, जहाँ पे उन्होंने शाकास के ऊपर जीत दर्ज करी। ठीक है। और हमें पता लगता है कि उस टाइम पर उनके कोर्ट में बहुत सारे लर्न पीपल, मतलब बहुत ही विद्वान लोग रहते थे। अब जो हम इसके बारे में चैप्टर 11 में भी पढ़ेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग है हर्षवर्धन और हर्षचरिता। ये क्या है? हमें गुप्ता रूलर्स से हमें पता लगता है इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स के द्वारा। ठीक है। और उनकी जो किंग्स की बायोग्राफीज है, बायोग्राफीज जो कोई लिखता है किंग के बारे में, ऑटोबायोग्राफी होती है जो हम खुद लिखते हैं। हर्षवर्धन एक रूलर थे 1400 साल पहले। ठीक है। इनके इम्पोर्टेंट पोएट थे बाणभट्ट, इसको नाम देख लीजिए आप एक बार। इनके इम्पोर्टेंट पोएट थे बाणभट्ट, जिन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी हर्षचरिता संस्कृत में। हर्षवर्धन कौन है? राजा। हर्षवर्धन की एक बायोग्राफी लिखी, राजा के बारे में लिखा, जो उनके पोएट थे बाणभट्ट। ठीक है। इससे हमें हर्षा के बारे में पता लगता है एंड्स विद हिज बिकमिंग किंग, कि वो किस तरीके से राजा बनते। उसी के बाद हमने जुएन जैंग के बारे में चैप्टर 9 में पढ़ा था। इन्होंने बहुत सारा टाइम हर्षा के कोर्ट में बिताया था, और वो भी हमें उस टाइम पीरियड के बारे में कुछ ना कुछ बता के जाते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर बेटा? तो भी हम, अगर आप चैप्टर 9 पढ़ेंगे तो आप इन चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो पहले आप चैप्टर 9 को पढ़ें, तो उससे ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, जुएन जैंग और ये परशतीस और जो हमने गौतमी के बारे में पढ़ा, तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट होंगी इस चैप्टर में, जो इंटर रिलेटेड हैं थोड़ी सी। ठीक है बेटा? अभी क्या बोलता है कि जो हर्ष है वो सबसे बड़ा बेटा नहीं है उसके पिताजी का, जो राजा हैं, बट उनके जो एल्डर ब्रदर हैं वो उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद जो कन्नौज का जो एरिया है उनके ब्रदर इन लोग संभालने लगते हैं। जो बंगाल के रूलर हैं वो उनको किल कर देते हैं, उनको मार देते हैं। तो उसके बाद हर्ष कन्नौज पे कब्जा कर लेते हैं। ठीक है। और अपनी आर्मी को बंगाल लेकर जाते हैं। इसी के साथ काफ़ी वो सक्सेसफुल रहे जब वो अपनी आर्मी को ईस्ट की तरफ जाते हैं और मगध को कॉन्कर्ड कर लेते हैं और बंगाल को भी कर लेते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो वो जो दूसरे राज्य थे वहाँ इतने पावरफुल, इतने सक्सेस नहीं हो पाते। जब वो डेक्कन की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे जो दूसरे रूलर हैं चालुक्य के, पुलकाशिन सेकंड उनको वहाँ पे रोक देते हैं कि ये मेरा राज्य है, ये आपका राज्य है। तो यहाँ पे ये काफ़ी पावरफुल होते हैं। जो पुलकाशिन है इज़ वेरी पावरफुल इन द डेक्कन, तो वहाँ पे उनका एक्सपेडिशन रुक जाता है। ठीक है। Look at political map of India, list the present day states which Harshvardhan passed through when he went Bengal up to the Narmada। तो जो हमारा प्रेजेंट, आप इसमें से लोकेट कर सकते हैं कि बंगाल से जो वो पुलकाशिन सेकंड हमारे कुछ इस तरफ होते हैं, जो पुलकाशिन सेकंड है वो हमारे कुछ इस तरफ है, और यहाँ पे कन्नौज को इन्होंने हथिया लाया। किसने? जो हमारे हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन ने कन्नौज पे कब्जा कर लिया, जो बंगाल का एरिया इधर। अब यहाँ पे वो अपनी आर्मी को भेजते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन है? पुलकाशिन सेकंड। ठीक है। तो यहाँ पर वो आगे नहीं जा पाते। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे जो दूसरे रूलर्स हैं, जैसे पल्लवास, चोलक्यास, पुलकाशिन, इनकी प्रसिद्धि इसके बारे में पढ़ेंगे। जो दी पल्लवास एंड चोलक्यास जो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं साउथ इंडिया के, इस पीरियड के, जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं। तो जो पल्लवास का जो रीजन है, वो जो उनका कैपिटल है, रीजन अराउंड देयर कैपिटल कांचीपुरम टू दी कावेरी डेल्टा, यहाँ तक इनका राज्य है। जो चालुक्यास है उनका सेंटर अराउंड द रायचूर दोब बिटवीन द रिवर्स कृष्णा एंड तुंगभाद्रा, इनका यहाँ तक है। ठीक है। जो अहियोल है, वो कैपिटल है चालुक्यास का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया था किसका? ट्रेडिंग का। ठीक है। और बाद में डेवलप होता है रिलीजियस सेंटर ऑल्सो विद नंबर ऑफ टेम्पल्स। तो मैं देख लेते हैं अहियोल एरिया किधर है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और कैपिटल है चालुक्यास को, ट्रेडिंग सेंटर भी है। मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ अभी, ये देखिए। तो ये अहियोल एरिया है जो ट्रेडिंग सेंटर है, और बाद में यहाँ पे रिलीजियस सेंटर भी बन जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये वेस्ट कोस्ट पे है और यहाँ पे बहुत सारा आराम से अरेबियन सी है, तो यहाँ पे ट्रेड आराम से हो सकता है। ठीक है। अगर हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था कि जो ये चेरा, पांड्यास और चोलास हैं, ये बहुत पावरफुल थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड होता था। ठीक है।
तो अलग अलग इंटरनेशनल ट्रेड होता था अलग अलग कंट्रीज से, ठीक है। तो यहाँ पे इनको रेवेन्यू मिलता था। जब ट्रेड होगा, आदान प्रदान होगा चीज़ों का, तो आपको पैसे आएंगे, ठीक है, आप उन पर टैक्स भी लगा सकते हो। तो ये एक आईओल इंपॉर्टेंट पार्ट था। इज दैट क्लियर? हमने देखा कि रिलीजियस सेंटर भी बन जाता है। जो पल्लवास और चोलक्यास हैं वो एक दूसरे की लैंड पे अटैक करते हैं, उसके बाद स्पेशल अटैकिंग द कैपिटल सिटी, जो जनरली उस पर अटैक करते हैं जो कैपिटल सिटी होती है वो प्रोस्परस रहती है, ठीक है। आपको ये पता ही होगा कि जो कैपिटल, हमारा कोई भी कैपिटल होता है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल या सबसे ज़्यादा प्रोस्परस होता है, ठीक है। जो चोलक्या के जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा वो थे पुलकेशिन सेकंड, ठीक है। इसका हमें प्रसिद्धि से हमें पता लगता है। जो कंपोज करा, जो उनके पोएट थे रवि कीर्ति, ठीक है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पुलकेशिन सेकंड के कोर्ट में कौन से पोएट थे, दैट इज़ रवि कीर्ति, ठीक है। जिससे हमें पता लगता है उनके एंसेस्टर्स के बारे में, उनकी फोर जनरेशन्स के बारे में, ठीक है। और पुलकेशिन सेकंड को जो किंगडम मिलता है ही गॉट इट फ्रॉम हिज अंकल, दैट वी गॉट टू नो। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। हमने आईहोल भी देख लिया, इन की जो किंगडम है वो भी हमने देख लिए। इससे पहले हमने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा, पुलकेशिन सेकंड ने उनको रोक लिया था जब वो ईस्ट की तरफ जा रहे होते, ठीक है। इससे पहले हमने समुद्रगुप्ता के बारे में पढ़ा था। आई थिंक इट इज़ क्लियर अबाउट इट, ओके। जो रवि कीर्ति हैं, जो पोएट किसके टाइम पे है, पुलकेशिन सेकंड के। तो जो हर्षवर्धन है उसको पुलकेशिन सेकंड हरा देते हैं। अब हर्ष मतलब होता है हंसना, तो जो रवि कीर्ति हैं उनका वो थोड़ा सा मजाक उड़ाते हैं। वो क्या बोलते हैं, ही लेड एक्सपेडिशंस अलोंग बोथ द वेस्ट एंड द ईस्ट कोस्ट, बिसाइड ही चेक द एडवांस ऑफ हर्षा। इन्होंने जो हर्षा एडवांस कर रहे थे, दूसरी तरफ आ रहे थे, उसको उन्होंने रोक दिया। तो अपनी एक पोएम लिखते हैं रवि कीर्ति, और क्या बोलते हैं, हर्ष का मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी। बट इस हार के बाद, इस डिफीट के बाद, हर्ष वॉज नो लॉन्गर हर्षा, हर्ष अब हर्ष नहीं रहे। पुलकेशिन सेकंड अटैक करते हैं पल्लवन किंग पे, और जो बाद में शेल्टर ले लेते कांचीपुरम में जाके, जो बाहर जाते पल्लवा किंग। उसके बाद बढ़ते जो चोलक्या की जो विक्ट्री है वो शॉर्ट लिव्ड होती है। अल्टीमेटली बोथ द पल्लवास एंड चोलक्यास गेव वे टू न्यू रूलर्स बिलोंगिंग टू द राष्ट्रकूट। तो उसके बाद हम देखते हैं, हम क्लास 7th में देखेंगे कि अभी तो इस टाइम पे पल्लवास और चोलक्यास हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद हम क्या देखते हैं कि दूसरे डायनेस्टी आ जाती है जो ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, जैसे राष्ट्रकूटा और चोला डायनेस्टी। इनके बारे में हम क्लास 7th में पढ़ेंगे कि इनका जो पावर, जो एम्पायर है पूरा, वो थोड़ा सा कम हो जाता। अब हमने देखा कि हमने हर्षवर्धन, इनके बारे में हमने 2-2, 3-3 लाइन पढ़ी, लेकिन एक्चुअली में ये जो हर्षवर्धन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर हैं, बहुत ही पावरफुल थे, बहुत सारा इनके बारे में लिखा हुआ है। पुलकेशिन सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे। यहाँ पर आपको इतना ही जानना है, लेकिन अगर डिटेल में देखते हैं तो इनके बारे में बहुत सारा कुछ चीज़ें लिखी गई है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एम्पायर किस तरीके से प्रशासन इनका किस तरीके से रहता था, तो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से रहता था। तो अगर हम पुराने रूलर्स के देखें कि लैंड रेवेन्यू एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती थी, जो जिनसे ज़मीन से जो पैसा आता था, लगान मिलता था, टैक्स मिलता था, और जो विलेज को एडमिनिस्ट्रेशन करते थे विलेज का मेनली, ठीक है। लेकिन टाइम के साथ हम देखते हैं धीरे धीरे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होते रहे हैं, तो उसमें हर एक आदमी को अलग अलग पोजीशन दी जाती है, वो हम देख लेते हैं। किंग्स ने बहुत सारे स्टेप्स अडॉप्ट करे और सपोर्ट करा उन लोगों को जो पावरफुल थे इकोनॉमिकली, सोशली, और बिकॉज ऑफ देयर मिलिट्री एंड पॉलिटिकल स्ट्रेंथ। तो हम देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे एक हेरिडिटरी पोजीशन, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट राजा ने बनाई कि दिस मीन्स दैट सन सक्सीड फादर्स टू दीज पोस्ट। फॉर एग्जांपल द पोएट हरिसन, जैसे हमने हरिसन पोएट के बारे में देखा, तो वो क्या थे, वो महादंड नायक थे, चीफ जुडिशियल ऑफिसर थे, ठीक है। उसके बाद उनका बेटा बन जाता है, तो एक हेरिडिटरी पोजीशन बन जाती है कि जहाँ से फिर दिक्कतें चालू होने की, आप उसका किसी एक जो काबिल आदमी, आप उसका चुनाव नहीं कर रहे। एक हेरिडिटरी मतलब कि परिवार का एक उसके पिताजी हैं, उसका बेटा बना, फिर उसका बेटा बना, फिर उसका बेटा बना, तो वो चीज़ें हमने देखने में आती हैं। अब एक ही आदमी बहुत सारे ऑफिसेस भी संभालता था, जैसे जो हरिसन है वो उनके पास महादंड नायक की एक पोजीशन थी, उसी के साथ वो एक इम्पोर्टेंट मिनिस्टर भी थे, कुमार अमात्या, जिसका मतलब इम्पोर्टेंट मिनिस्टर। उसी के साथ वो मिनिस्टर थे वॉर एंड पीस के भी, संधि
विग्रहिका के भी मिनिस्टर थे। उसके बाद हम क्या देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट मैन होते थे हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। दीज इंक्लूड द नगर श्रेष्ठी, चीफ बैंकर और मर्चेंट ऑफ द सिटी, द शर्वता और लीडर ऑफ द मर्चेंट कैरवंस। तो ये क्या कि एक हियार्की हम देखते हैं कि जैसे कि हरिसन को इंपॉर्टेंट ये डिपार्टमेंट दे दिए। अभी भी आप सरकार देखते हैं कि उसमें हमारे पीएम है, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और फिर अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, वो चुन के आते हैं। अगर उस टाइम पे क्या था, राजा था, राजा का एक कैबिनेट था, लेकिन जो कैबिनेट मिनिस्टर है उसका बेटा ही बनता रहता था। राजा बनता था, उसका बेटा बनता था, उसका बेटा बनता था, उसी तरीके से कैबिनेट में हो रहा था। तो ये हमें दिक्कतें देखने को इसमें मिलती हैं। और दूसरी बात, द प्रथमा कुलिका और द चीफ क्राफ्ट्समैन एंड द हेड ऑफ द कैस्था और द स्क्राइब्स, जो पढ़ाई लिखाई काम करते, जो लिखते थे, ठीक है, ये एक पोजीशन दी गई थी। तो ये जो पोजीशंस थी शुरू शुरू में बहुत अफेक्टिव थी। हम देखते हैं कि अब जैसे कि एक इंडिपेंडेंट एक हमने एक दे दिया, एक हमारे अधीन एक मिनिस्टर काम कर रहा है, हमने उसको दे दिया कि इस एरिया को आप सारा देखो। धीरे धीरे क्या होता था कि जब राजा की पावर कम होती थी तो वो जो हमारे लिए काम कर रहा था वो बोल देता है कि अब मैं खुद का राजा हूँ, मैं किसी राजा को नहीं जानता, कि जो राजा जानते थे मैं आपके ग्रैंडफादर को जानता था, अब तो मैं खुद उसका पोता राजा बन जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे इंडिपेंडेंट भी हो जाते थे, जैसे राजा तो हर जगह जा नहीं सकता, तो उसके लिए वो डिसेंट्रलाइजेशन करता था। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि पावर देते थे। अभी भी आप देखोगे कि हमारे देश में भी अलग अलग राज्य हैं, हर एक राज्य को अलग अलग स्वतंत्रता है, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। वो सेंटर जो बोलेगा उनको वो वाली बात माननी पड़ेगी, ठीक है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। तब उस वक्त भी ऐसा ही होता था, लेकिन जब सेंटर कमज़ोर हुआ, जब राजा कमज़ोर हुआ, तो जो ये दूसरे राज्य थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते थे। इंडिपेंडेंट मतलब हम आज़ाद हैं, अब ये हमारा ही राज्य है। इस तरह की हमने चीज़ें देखी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू यू थिंक हैव बीन द एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है हेरिडिटरी ऑफिसर की, जो हेरिडिटरी ऑफिसर्स होते थे। एडवांटेजेस हम ये बोल सकते हैं कि डिस्प्यूट नहीं होते थे, आराम से सबको पता रहता था कि हमको इनका रूल मानना है। और डिसएडवांटेज ये है, आप इसकी बहुत सारी डिसएडवांटेज एडवांटेज आ जाएंगी। एक मैं आपको बता सकता हूँ कि डिसएडवांटेज एक ये है कि लंबे टाइम तक एक रहने के बाद उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। न्यू काइंड ऑफ आर्मी, अब जो हम पुराने रूलर्स को देखते हैं, सम ऑफ दीज किंग्स मेंटेन्ड, उन्होंने बहुत अच्छी आर्मी को ऑर्गेनाइज करा, जिसमें एलिफेंट होते थे, चैरियट्स होते थे, कैवलरी होती थी, फुट सोल्जर हो सकते। उसके साथ ही एक मिलिट्री लीडर होता था, हु प्रोवाइडेड द किंग विद ट्रूप्स व्हेनेवर ही नीडेड देम, कि एक मिलिट्री का लीडर रहता था, सेनापति रहता था, जब भी राजा बोलता था उसकी बात सुनता था, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे उनको सैलरी नहीं दी जाती थी। दे वर नॉट पेड रेगुलर सैलरीज। उनको क्या दे दिया गया, उनको एक ज़मीन दे दी कि आप इसको ज़मीन को पकड़ो, यहाँ से आप रेवेन्यू इकट्ठा करो और अपनी आर्मी को आप मेंटेन करो, ठीक है, जब मुझे ज़रूरत होगी मैं बता दूंगा। तो राजा ने एक सिस्टम बनाया कि भाई आप बार बार मुझसे पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको लैंड दे दी है, यहाँ से आप रेवेन्यू कलेक्ट करिए एंड यू मेंटेन द मिलिट्री, यू मेंटेन द सोल्जर्स, ठीक है। राजा ने बोलते ये सिस्टम एक तरीके से बहुत बढ़िया था। बट धीरे धीरे क्या होता है, हम देखते हैं इसके बारे में कि कलेक्ट करते थे लैंड से रेवेन्यू, सोल्जर्स को मेंटेन करते थे, हॉर्सेस को, और इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करते थे, ठीक है। इन आदमी को हम क्या बोलते थे, समंतास। सो वेन एवर द रूलर वॉज वीक, समंतास ट्राई टू बिकम इंडिपेंडेंट, कि जब आपको जो मेन रूलर है, जो किंग है, जब वो वीक हो गया तो समंतास क्या बोलते थे कि अब हम इंडिपेंडेंट हो गए, अब हम इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। जो आपको मैंने पहले कॉन्सेप्ट बताया वही वाला, कि जब राजा कमज़ोर हो गए तो इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, ठीक है। अब हमें इंस्क्रिप्शन जो असेंबलीज होती हैं सदर्न किंगडम में, हम ये देखते हैं द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द पल्लवन मेंशन अ नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज, कि जो पल्लवा पीरियड के इंस्क्रिप्शंस हमें कुछ मिलते हैं, वहाँ पे हमें पता लगता है कि बहुत सारी सभाएं होती थी। इसमें जो सभा में देयर वाज वन ब्राह्मीण लैंड ओनर, एक ब्राह्मीण लैंड ओनर होता था। इसमें बहुत सारी कमेटी, सब कमेटी होती थी, जिसका काम था इरिगेशन को देखना, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी का काम देखना, रोड्स को बनाना, जो आसपास के टेम्पल्स हैं उनको देखना, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते थे, द उर वॉज अ विलेज असेंबली फाउंड इन एरियाज वेयर द लैंड ओनर्स वर नॉट ब्राह्मिन्स। और एक नाम दिया गया उर कौन थे, एक विलेज असेंबली का नाम दिया गया जहाँ पे ब्राह्मिन्स नहीं थे, उनको क्या नाम दिया गया, उर, ठीक है। उसी के साथ एक नाम और दिया गया, नागरम, दैट इज नागरम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई मर्चेंट्स की, जो व्यापारियों की ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जो गांव के काम को देखते थे उनको क्या नाम था, उर, और जो मर्चेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन थी उसका क्या नाम बनाया, नागराम, ठीक है।
और ये जो असेंबली जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती थी, इनको कंट्रोल कौन करता था? रिच और पावरफुल लैंड ओनर्स या फिर मर्चेंट्स। ठीक है, इस तरह की हमने बहुत सारी असेंबलीज देखेंगे, एसोसिएशंस देखेंगे। तो ये क्यों बनाई जाती है? जिससे कि लोगों के इंटरेस्ट है, जो लोगों की जो दिक्कतें हैं उनको एक जगह सॉल्यूशन करा जा सके। आप देखते होंगे कि हर एक व्यापारियों का गुट बनता है, अपने आसपास देखोगे आप, यूनियन बनती है, जिससे कि उनके कामकाज जो भी उन्हें परेशानी है वो एक जगह इकट्ठे होकर अपनी बातों को रख सके। तो उसी तरीके से गांव के जो सिस्टम है, आप देखते हो गांव में प्रधान है कि आप अपनी समस्या लेके जा सकते हैं। तो उस तरीके से यहाँ पे जो हम देखते हैं कि जो सभाएं होती थी, ब्राह्मण लैंड ओनर्स को बनाया था, विच वॉज असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर्स। दिस असेंबली ऑफ फंक्शन क्या करती थी कि कमेटी बनती थी, इरिगेशन का काम, एग्रीकल्चर ऑपरेशन, रोड्स बनाना, लोकल टेम्पल्स को देखना। उसके बाद ही जहाँ पे ब्राह्मण्स नहीं होते थे वहाँ पे क्या नाम दिया गया था? उर, जो लैंड ओनर्स होते थे जहाँ पे ब्राह्मण्स नहीं होते थे। और फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी नागाराम, ठीक है, जिनका मेन मतलब ये था कि जो उनका सिस्टम है उसको सही तरीके से चल सके। अब हम देखते हैं कि ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम्स, उनके बारे में हमें कम दिखता है, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। वी कैन कैच एन ओकेशनल ग्लिम्स ऑफ द लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम प्लेस एंड अदर अकाउंट्स, कि हमें उनकी लाइफ के बारे में कम पता लगता है, क्योंकि जो ज़्यादातर हम देखते हैं प्रशतीस में लिखा हुआ है, राजा महाराजाओं के बारे में लिखा है। जो राजा महाराजाओं के टाइम पे जो पोएट थे रहते थे, जो कविकार रहते थे, जो लिखने वाले रहते थे, वो राजा के बारे में लिखते थे। तो जो ऑर्डिनरी लोग हैं, जो नॉर्मल जनता है, उसके बारे में हमें जो ग्रंथ मिलते हैं, जो हमें चीज़ें किताबें मिलती हैं, उसमें कम लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। उसमें हम देखते हैं कि पोएम्स में लिखा है, कालिदास ने लिखा है। तो इम्पोर्टेंट कवि थे कालिदासा, उन्होंने अपने प्लेस में जो राजा के कोर्ट की लाइफ है उसके बारे में लिखा। उसके साथ ही एन इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट दिस प्लेस दैट द किंग एंड द मोस्ट ब्राह्मण्स आर शोन एज स्पीकिंग इन संस्कृत। तो क्या बोलता है, जो ब्राह्मण्स हैं, जो किंग्स हैं, वो कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत का। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं वो कौन सी भाषा का यूज करते थे? प्राकृत। हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था 7th 8th चैप्टर, जिसमें अशोका के बारे में बात हुई है। तो हम देखते हैं कि बुद्धा भी प्राकृत लैंग्वेज में बात करते हैं, जिससे कि वो कनेक्ट करती है लोकल लोगों से। ठीक है, अब हम हमारे देश में अगर आप हिंदी में बात करते हो तो लोगों को ज़्यादा समझ आएगी। अगर आप इंग्लिश में बात करोगे तो जिसको इंग्लिश आती है कम लोगों को आती है। ठीक है, फिर भी बहुत लोगों को आती है, लेकिन आप गाँव में जाओगे तो इंग्लिश या दूसरी लैंग्वेज नहीं आएगी। उसी तरीके से जो प्राकृत लैंग्वेज थी वो कॉमन लोग वहाँ पे बोलते थे। ठीक है, तो इससे हमें पता लगता है। एक इम्पोर्टेंट प्ले था कालिदासा का जो बहुत ही पॉपुलर था, जिसका नाम था अभिजाना शकुंतला। एक स्टोरी है लव बिटवीन द दुष्यंत एंड अ यंग लेडी शकुंतला। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। एक फिशरमैन होता है, उसको एक रिंग मिलती है विच द किंग हैड गिवन टू शकुंतला, जो राजा ने शकुंतला को दी थी। लेकिन वो जो रिंग रहती है वो मछली स्वेल अप कर जाती है, निगल जाती है। व्हेन ही वेंट टू द पैलेस विद इट द गेटमैन अक्यूज्ड हिम ऑफ थेफ्ट। तो उसके बाद जब वो जाता है राजा के दरबार में, तो वहाँ पे जो गेटमैन है उसको बोलता है कि तुमने चोरी करी है। ठीक है, लेकिन राजा खुश हो जाता है, देखता है कि भाई जो रिंग है वो वापस आ गई है, और फिशरमैन को रिवॉर्ड देता है। और बाद में पुलिसमैन और गेटमैन भी उसकी तारीफ करते हैं और साथ में एंजॉय करते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, डू यू थिंक इफ अ पुअर मैन फाइंड समथिंग रिपोर्ट दिस टू पब्लिक ही वुड बी ट्रीटेड लाइक दिस टुडे? सी अर्लियर पहले अलग तरह के कानून थे, लेकिन अगर जो आज की स्थिति, आज बहुत डेवलपमेंट हो चुका है अभी। अगर हम देखें, दूसरा क्वेश्चन है नेम अ फेमस मैन, की फेमस आदमी का नाम बताए जो प्रकृत में बात करते थे और जिन्होंने इंस्क्रिप्शन कराए प्रकृत में। अशोका के बारे में, अशोका ने जो इंस्क्रिप्शन कराए थे, जो एडिक्ट्स बनवाए थे, एडिक्ट्स मतलब जो प्लट्स बनवाए थे, वो प्राकृत लैंग्वेज में बनवाए थे, जिससे कि लोग उसे समझ सकें। ठीक है, चैप्टर 6 और 7 में आप देखेंगे। अब एक चाइनीज़ पिलग्रिम हैं जो यहाँ पर आए थे, फाजियान। वो बताते हैं कि जो अनटचेबल्स थे, जो लोअर कास्ट में, जिनको हम शूद्रास बोलते हैं, कि उनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी होती थी। और क्या देखते हैं हम, सिटी के बाहर वो रहते थे, सिटी के बाहर रहते थे वो, और जब भी वो अंदर आते थे मार्केट के एरियाज़ में, तो एक पीस ऑफ वुड इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ, तो जब भी वो चलते थे एक आवाज़ आती रहे। ठीक है, जिससे कि पता लग जाए कि भाई ये अनटचेबल है और इनको कोई टच नहीं करेगा। ठीक है, वो किसी को टच नहीं करेंगे, इनको कोई टच नहीं करेगा। तो इसके बारे में बताते हैं कि जो बहुत ही गलत था, विच वॉज हैपनिंग, और जिस तरह का बिहेवियर अनटचेबल्स के साथ हो रहा था। अनटचेबल्स मतलब जो आप बोलते हैं छुआछूत, जो बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो इसको हमने रिमूव कर दिया और ये क्राइम है।
अगर आप किसी आदमी को अनटचेबल बोलते हो या फिर छुआछूत वाली बोलते हो कि आप इसको टच नहीं करो, ये शूद्रा है, ये दूसरी कास्ट से है, तो नाउ इट्स अ क्राइम। लेकिन उस टाइम का एक विवरण फाजियान बताते हैं, ठीक है। द किंग्स आर्मी, अब यहाँ बता रहे कि जो फाजियान बताते कि जो किंग की आर्मी होती थी, जब वो एक सभा निकलती थी तो ग्रैंड स्केल पे निकलती थी, बहुत सारे लोग हथियारों के साथ। यहाँ पे हम देखते कि उसमें जो डेली की चीज़ें यूजेस होती थी वो वहाँ पे लेके जा रहे हैं। वहाँ पे फूड स्टॉल्स लगे हैं, इंक्लूडिंग एनिमल्स सच एज गोट, डियर, रैबिट, वेजिटेबल, स्पाइसेस, बड़ी बुल्क कार्ट में बड़ी बड़ी चीज़ों में लेके जा रहे हैं, ठीक है। एनिमल्स के ऊपर चीज़ों को लोड करा हुआ है। बहुत ही लंबी चौड़ी आर्मी है, यहाँ पे म्यूजिशियन है, ड्रम्स को बजा रहे हैं, हॉर्न दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह की जब एक ग्रैंड स्केल पे राजा की सभा निकल रही है, ठीक है। उसी के साथ जो गांव के लोग हैं वो भी अपने राजा के लिए कुछ गिफ्ट्स लेके जाते थे, जैसे कर्ड, गुड़, फ्लावर्स और जो भी उनके पास था, चाहे एनिमल्स हों, जिससे कि वो राजा से मिल सकें, उन्हें अपनी समस्या बता सकें, राजा के सामने कुछ बातों को रख सकें, ठीक है। लेकिन इसी के साथ बानभट्ट क्या बताते हैं कि भाई इसी के साथ हम देखते हैं कि बहुत सारा डिस्ट्रक्शन भी होता था। जब राजा की इतनी लंबी चौड़ी सभा चल रही, इतने सारे लोग चल रहे, हजारों लोग आए हुए हैं, कि भाई लोगों का, गांव वालों का नुकसान भी बहुत होता था कि एलिफेंट आया, वो घुस गया विलेज में, कारवान है वहाँ पे, तो इससे गांव वालों को बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन राजा है तो भाई कौन क्या कह सकता है, ठीक है। तो ये बोलता है कि गांव वाले क्या चीज़ें लेके जाते थे, तो ये कुछ चीज़ें हैं, और आर्मी क्या क्या चीज़ें लेके चलती थी, आप इससे देख सकते हैं। उसी के साथ हम देखते हैं कि एक दूसरे तरह का 1400 ईयर्स अगो प्रोफेट मोहम्मद ने इंट्रोड्यूस करा था अलग तरह का रिलीजन, जिसका नाम था इस्लाम, जो अरेबिया से चलते हुए, लाइक क्रिश्चियन, इस्लाम एक रिलीजन था जो इक्वलिटी और यूनिटी की बात करता है, ठीक है, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी थी। और बाद में धीरे धीरे ये बहुत पॉपुलर होता है कंट्रीज़ में, लाइक नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, ईरान, इंडिया, जो अरब सेलर्स हैं, इनके थ्रू ये दूसरे इलाकों में भी आ गया, ठीक है। तो हम देखते हैं कि, और सबसे पहले किधर पहुंचा, ये जो सिंध एरिया है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, 1300 साल पहले वहाँ पे इस्लाम के बारे में लोगों को जानकारी हुई और इट बिकेम वेरी पॉपुलर, ठीक है। हम देखते हैं बिगनिंग, हम एक डायनेस्टी एक देख लेते हैं, बिगनिंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी 1700 ईयर्स अगो, और जो रूल है हर्षवर्धन का 1400 ईयर्स अगो, ठीक है। तो आपके चैप्टर कंप्लीट हो गए। सो थैंक यू सो मच। जो क्वेश्चन आंसर्स है आप ये देख लीजिए एक बार।